रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने लगे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा और कफ़ को हम पढ़ेंगे। जो कफ़ होती है ना वो दो किस्म की होती हैं, एक को कहते हैं ड्राई कफ़, एक को कहते हैं प्रोडक्टिव कफ़। जो प्रोडक्टिव कफ़ होती है ना वो अच्छी होती है। वो किस तरह अच्छी होती है, ये क्या करती है प्रोडक्टिव कफ़, जो हमारे वेसल के अंदर जो कुछ भी जमा होता है उसका वो बाहर निकाल देती है, इसलिए ये अच्छी होती है। जो हम मेडिसिन देते हैं ना वो हम प्रोडक्टिव कफ़ को इन्हांस करने के लिए देते हैं, ताकि जो भी कुछ वेसल के अंदर जमा हुआ है वो उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करे। और इसके अलावा हम एस्थमा पढ़ेंगे। एस्थमा क्या है? एस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ एयरवेज है, ठीक है। मास्ट सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये अटैक आता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जिसमें ये एक मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स के ऊपर ये जो है वो IgE लगा हुआ है, जो IG एंटीबॉडी लगी हुई है, ठीक है। IG के ऊपर जब एलर्जन आके अटैच होगा तो ये मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स को मेडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। जो हिस्टामिन है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, और जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, लिकोट्राइन्स है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ट्रीट करेंगे ब्रोंको डायलेशन में, और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देके, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ब्रोंको डायलेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ट्रीट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स देने हैं। हम ब्रोंको डायलेटर्स करने के लिए हम जो 3 स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, पहले है सिम्पैथेटोमिमेटिक। इसमें हम क्या करेंगे, हम बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। सिलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट और अल्फा बीटा एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद मिथाइल जेंथीन देंगे। मिथाइल जेंथीन क्या करेगा, ये थायोफीन इसमें आएगा। थायोफीन जो है वो ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ कि थायोफीन जो है वो क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर E4 को इनहिबिट करेगा। जब फॉस्फोडाइएस्टर E4 इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक एम्प का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी और वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगे। उसके बाद एंटी मस्कुलानिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी देंगे। इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए हम क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे, ताकि मास्ट सेल्स जो हैं, ये जो मास्ट सेल्स हैं ये क्या करें, ये रैप्चर ही ना हो। ये मास्ट सेल्स रैप्चर नहीं होंगे तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो एस्थमा का अटैक नहीं आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। दूसरा हम लिकोट्राइन्स एंटेगनिस्ट दे देंगे, ताकि क्योंकि लिकोट्राइन्स इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, अगर हम लिकोट्राइन्स एंटेगनिस्ट देंगे तो इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होगी, जो लिकोट्राइन्स है वो इनहिबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ये सारा ओवरव्यू चैप्टर का हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, और एक न्यू जो अप्रोच आई है वो क्या है, मोनोक्लोनल बॉडीज़। मोनोक्लोनल बॉडीज़ क्या है कि जो मास्ट सेल्स के ऊपर ये IG लगा हुआ है ना, तो हम बाहर से जो है वो जो है वो ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इस IgA को क्या करती है, कवर कर लेती है, और एलर्जन जो को इस IgA पे बाइंड नहीं होने देती, जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक नहीं आता। उसके बाद सिम्पैथेटोमिमेटिक जो है ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्हांस करती हैं, ठीक है। जो बीटा एगनिस्ट है उसको ये बीटा एगनिस्ट पे जाकर लगेंगी। बीटा एगनिस्ट क्या करेगा, साइक्लिक एम्प का लेवल इंक्रीज़ करेगा। हमें पता है जब साइक्लिक एम्प का लेवल इंक्रीज़ करते हैं तो हमेशा मसल की रिलैक्सेशन होती है, जो ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, और मास्ट सेल्स जो है वो इनहिबिट होते हैं। मास्ट सेल्स जब इनहिबिट होंगे तो हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा, और क्या होगा, म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। और जो माइक्रोवास्कुलर लीकेज है वो इनहिबिट हो जाएगी। ये 3 काम होंगे, ठीक है। उसके बाद बीटा एगनिस्ट की बात करें, बीटा एगनिस्ट सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, अल्फा बीटा दोनों होते हैं। सेलेक्टिव में क्या होता है, सेलेक्टिव में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में एल बीटा रोल और मेटा प्रोटारोल आती है, और जो लॉन्ग एक्टिंग में क्या आती है, सेल बीटारोल और फॉर्मेटारोल, ठीक है। कि दोनों ड्रग्स आती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में एल्बिटारोल, मेटा प्रोटारोल और सेल बीटारोल और फॉर्मेटारोल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग में आती है। इसके अलावा बुक से भी आप देख सकते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव होती हैं वो एपिनेफ्रिन होती हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमें पता है कि जहाँ हमें क्या कर रहे हैं, हम बीटा जो है वो एगनिस्ट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बीटा एगनिस्ट दे रहे हैं। बीटा एगनिस्ट से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो रही है ना, तो बीटा एगनिस्ट क्या करता है, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके टैकीकार्डिया करवाता है, BP को हाई करवाता है, कार्डियक आउटपुट को हाई करता है, ट्रेमर्स भी कॉज करा सकता है, अरिथमिया भी कॉज करा सकता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया भी कॉज करता है। इसके अलावा अभी तक हमने क्या पढ़ा, बीटा एगनिस्ट। बीटा एगनिस्ट क्या करता है, साइक्लिक एम्प का लेवल इंक्रीज करके स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है। इसके अलावा मास्ट सेल्स को इनहिबिट करता है, माइक्रोवास्कुलर लीकेज को इनहिबिट करता है। बीटा एगनिस्ट है सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव और अल्फा बीटा सेलेक्टिव में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में एल्बिटारोल, मेटाप्रोटारोल और लॉन्ग एक्टिंग में सेल्बिटारोल और फॉर्मेटारोल पड़ा है, बस। इसके अलावा जो है वो मिथाइलेक्सेन पड़ा है। मिथाइलेक्सेन के सोर्सेज हैं टी, कॉफ़ी और कोका। टी, कॉफ़ी और कोका। टी में हम थियोफिन पढ़ते हैं। थियोफिन को पढ़ना, थियोफिन क्या करता है, हमने पहले ही पढ़ा कि ये क्या करता है, ये
जो है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस E4 को इनहिबिट करता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस E4 क्या करता है, ये साइक्लिक एमपी को एमपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब यही इनहिबिट, जब फॉस्फोडाइस्ट्रेस E4 इनहिबिट हो जाएगा, साइक्लिक एमपी में नहीं बनेगा, साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज जब करता है तो क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है और ब्रोंकोडाइलेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन इनहिबिट कर देगा, एडिनोसिन इनहिबिट करेगा तब भी क्या होगी, डायलेशन होगी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। अब जो हमने थियोफिन पढ़ लिया, थियोफिन क्या करता है, साइक्लिक एमपी को लेवल इंक्रीज करता है, फॉस्फोडाइस्ट्रोन को इनहिबिट करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, ब्रोंक्यूल्स और नॉन ब्रोंक्यूल्स मसल को डायलेट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है इसका। इसके अलावा जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल किस तरह है कि जो हिस्टोन है, डीएनए के अंदर हिस्टोन हमने पढ़ा था, जो हिस्टोन है ना वो हिस्टोन की क्या होती है, डीमिथाइलेशन होती है। जब हिस्टोन की डीमिथाइलेशन होगी तो फिर जो है वो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, मीडिएटर्स रिलीज नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, इसलिए क्या होगी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही। इन्फ्लेमेशन कैसे नहीं हो रही, हिस्टोन जो है वो क्या कर रहा है, डीमिथाइलेशन कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके यूजेस पढ़ने हैं। इसके यूजेस जो हैं वो सीएनएस में, सीवीएस में, स्मूथ मसल्स वगैरह में होते हैं। सीएनएस में क्या करता है, अगर हम इसको लो डोज में देंगे ना तो ये क्या करेगा, ये जो है वो फटीग कॉज करेगा और क्या करेगा, कॉर्टिकल रोजल कॉज करेगा। मीडिएट टू हाई डोज में देंगे तो ये नर्वस और ट्रेमर्स वगैरह इंसोमिया कॉज कर सकता है। टॉक्सिक डोज में देंगे, ज़्यादा डोज में देंगे तो मेडुलरी स्टिमुलेशन और ये जो है वो डेथ और कन्वर्जन कॉज कर सकता है, क्योंकि ये इसने क्या करना है, इसने सीएनएस को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। जब इसको लो डोज में देंगे सिर्फ थकावट कम करेगा, थोड़ी सी हाई डोज करेंगे तो इंसोमिया ट्रेमर्स वगैरह कॉज करेगा। टॉक्सिक डोज में देंगे तो डेथ और कन्वर्जन और मेडुलरी स्टिमुलेटेड कॉज कर देगा, ठीक है। अगर सीवीएस में देंगे, सीवीएस में क्या दो रोल प्ले करता है, एनाट्रोपिक और कोनोट्रोपिक। स्मूथ मसल्स में क्या करेगा, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाएगा एक्सेप्ट सेरेब्रल वेसल। सेरेब्रल वेसल के अलावा ये जो क्या करेगा, ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देगा। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये जो है वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा, किडनी में जीएफआर के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, डायलिसिस वगैरह कराएगा, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि जीआईटी में वेल अब्जॉर्ब होता है, थेराप्यूटिक विंडो इसकी नैरो है, ठीक है। और ये लिवर मेटाबोलाइज करता है इसको। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, थियोफिन के बारे में। थियोफिन जो है वो फॉस्फोडाइस्टर जो है E2 इनहिबिट करके साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज करता है, जो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। एडिनोसिन जो है वो इनहिबिट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है इसका। इसके अलावा सीनियस इफेक्ट है, सीवियस इफेक्ट है, किडनी पे इफेक्ट है, ग्लैंड्स पे इफेक्ट है, मसल्स पे इफेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी, ठीक है। अब है एंटी मस्कुलिनिक क्या होते हैं। एंटी मस्कुलिनिक क्या होते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है ना वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोंकोडाइलेशन में और मसल्स म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाएगी। इसकी दो ड्रग्स हैं, एट्रोपिन और इप्राट्रोपिन। जो एट्रोपिन है ना वो ब्रोंकोडाइलेशन तो कॉज करती है, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम इस कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जो इप्राट्रोपिन है ना उसको हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं बीटा एगोनिस्ट के साथ, ठीक है। समझ आ गई क्या होती है ये। हम क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देंगे, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगे, म्यूकस की सिक्रीशन को कम कर देंगे, ठीक है। ड्रग्स के एट्रोपिन और इप्राट्रोपियम। एट्रोपिन क्या करेगी, ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगी, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट हैं इसको, इसलिए इसको हम कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। और जो इप्राट्रोपियम है वो भी हम कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं बीटा एगोनिस्ट के साथ। अब हमने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इन्फ्लेमेशन के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मसल्स की जो रिलैक्सेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ इन्फ्लेमेशन के साथ लेना देना है। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, वासोडाइलेशन को इनहिबिट कर देगा। जो WBC जा रही हैं, माइग्रेशन हो रही है जहाँ पे इन्फेक्शन है तो वहाँ उसको भी इनहिबिट कर देगा, लिकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा जो है इसकी ओरल और IV और नज़ल जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है वो अस्थमा अटैक से पहले देते हैं, क्यों पहले देते हैं, क्योंकि अगर मास्ट सेल्स रैप्चर हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, फिर तो मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर देने का फ़ायदा नहीं है ना। मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर देने का फ़ायदा तब है जब मास्ट सेल्स रैप्चर ना हुआ हो, ताकि वो स्टेबलाइज रहे और रैप्चर ना हो, हिस्टामिन को रिलीज़ ना करे और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ना कॉज करे, ठीक है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, एलर्जन इंड्यूस एस्थमा और एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको अगर किसी ने एलर्जी से बचना है तो फिर वो एलर्जन जो यूज़ करेगा मास्ट सेल स्टेबलाइजर, और किसी ने अगर एक्सरसाइज करवानी है और उसको एस्थमा है और हमें पता, हमें ये लगा है कि उसको एक्सरसाइज से एस्थमा उसका जो है वो ट्रिगर हो सकता है, तो फिर हम उसको मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि हम उसको ऑरली देते हैं, लेकिन ये पोरली अब्जॉर्ब होती है, इसको IV अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ड्रग्स कौन कौन से आती हैं, इसमें क्रोमाइलिन
और नाइट्रोक्रोमल आती है इसमें, ठीक है, क्रोमाल नाइट्रोक्रोमल आती है, 2 ड्रग्स इसमें आते हैं सिर्फ। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इसने क्या करना है, मास को रैप्चरिंग से बचाना है, वही बात, साइटोकाइंस को रिलीज ही नहीं करने देना, रिफ्लेक्स जो कफ रिफ्लेक्स है उसको इनहिबिट कर देना है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें सेलुलर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, ठीक है, और ब्रोंकोस्पाज्म भी कम होता है। यूज़ कहाँ करते हैं, पढ़ लिया हमने, एलर्जन इंड्यूस अस्थमा और एक्सर्जन इंड्यूस अस्थमा। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आएंगे, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ, डायरिया, कफ जो है ड्राई माउथ और अल्सर और इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमने ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करना है, जो इन्फ्लेमेशन की जड़ है ल्यूकोट्राइन्स, हमने उसको इनहिबिट कर देना है, या तो उसकी हमने सेंसेस को इनहिबिट करना है, अगर वो सेंसेसाइज हो चुका है तो फिर हमने उसके रिसेप्टर को इनहिबिट करना है जिस पे जाकर उसने बाइंड होना है। इसके 2 मेथड्स हैं इसको इनहिबिट करने के, या तो उसको बनना ही ना दो, या फिर जो अगर बन गया तो उसको रिसेप्टर पर बाइंड ना होना दो, ठीक है। इसकी जो है इसका क्या है मैकेनिज्म एक्शन, जो फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, जो फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है ना, उसके बाद जब फोस्फोलिपिड बाइंड करता है तो एराकोनॉइड एसिड बनता है। जो एराकोनॉइड एसिड है वो लिपोऑक्सीजनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन में आगे कन्वर्ट होता है। लिपोऑक्सीजनेज है ना वो जो है ना लिकोट्राइन्स में जाता है, और लिकोट्राइन्स जो है B4 पे बाइंड होता है, B4 बाइंड होकर ना ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और C4 D4 E4 में बाइंड होकर भी ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जो D4 है ना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें पढ़ना है कि जो हमने जो लिपोट्राइन्स जो है ना, लिकोट्राइन्स जो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, लिकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो हैं वो D4 पे जो बाइंड करते हैं ना, उसको हमने इनहिबिट करना है। जब इनहिबिट होगा तो क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसमें 2 ड्रग्स हैं, ये लूकास्ट और लूकास्ट से याद रखना, जेफ्री लूकास्ट और मोंटी लूकास्ट, ठीक है। और जो ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है ना, उसमें लिपोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से ड्रग है, इसमें एक ही ड्रग है ज़ाइलूटन। ज़ाइलूटन क्या करता है, लिवर टॉक्सिसिटी को कम करता है, और फिर इसका लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसलिए इसका हम लिमिटेड यूज़ है, इसका यूज़ हम इतना नहीं करते। इसको यूज़ करते हैं एस्थमा अटैक्स में ऑरली देते हैं, और एस्पारिन इंड्यूस एस्थमा में इसको हम यूज़ करते हैं। मोनोक्लोनल बॉडीज़ क्या होते हैं, मोनोक्लोनल बॉडीज़ में एक ही ड्रग है, उसका नाम है ओमालिजुमब, ठीक है। ये जो भी है कि क्या करती है, ये आईजी एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या करती है कि सबकुटेनियसली देते हैं हम इसको, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी 20% है, हाफ लाइफ 26 डेज है। उसके अलावा इसके मैकेनिज्म एक्शन वही है कि क्या करेगा ये जो है वो इसको जो मास्ट सेल्स के ऊपर आईजी है उसको कवर कर लेगा, और एलर्जन को आईजी के ऊपर बाइंड नहीं होने देगा, और इसके ऊपर जब कोई एलर्जन बाइंड नहीं होगा तो ये जो है वो मास रैप्चर नहीं होगा, इस टाइम में रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। कफ़ में आ जाए, कफ़ के लिए जो हम देते हैं ड्राई कफ़ और प्रोडक्टिव कफ़। ड्राई कफ़ में हम जो कोडीन और डेक्स्ट्रोकोडीन देते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्टिव कफ़ है उसमें हम जो है वो एस्पेक्टोरेंट्स देते हैं, एस्पेक्टोरस में हम ग्यूफिनिसिन देते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो प्रोडक्टिव कफ़ है ना वो हेल्प टू एरेडिकेट स्पूटम फ्रॉम द बॉडी वी इन्हांसेस। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्टिव कफ़ को इंक्रीज़ करने के लिए मेडिकेशन देते हैं, ताकि जो भी उसके अंदर वेसल के अंदर स्पूटम फंसा हुआ है बॉडी से एरेडिकेट हो जाए। इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी, बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे करके लिखा हुआ था, तो जिससे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो ये सारा बुक वाला ही है, होप सो समझ आ गई होगी।